गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर हमें बांग्लादेश के अंदर बहुत मैसिव लेवल के फ्लड्स देखने को मिले हैं। अब ये जो फ्लड्स हैं, इनके फ्लड्स आने का जो कारण है वो दरअसल में ये है कि पिछले दिनों के अंदर ना इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली थी। पर वहां पर जो प्रोटेस्टर्स है ना, उन्होंने भारत के ऊपर ब्लेम डाल दिया। अब आप पूछेंगे भारत के ऊपर क्या ब्लेम डाल दिया। देखो, दरअसल में जब हम बात करते हैं ना त्रिपुरा की, तो यहां से हमें एक रिवर पास होती हुई देखने को मिलती है जिसका नाम है गुमती रिवर। और इसके ऊपर एक डैम लोकेटेड है जिसका नाम है दुम्बुर डैम। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे ना, उन प्रोटेस्टर्स ने ये आरोप भारत पर लगाना स्टार्ट कर दिया कि भारत ने ये डैम ओपन किया, इसके गेट्स ओपन किए, जिस वजह से कहीं ना कहीं पानी उनके एरियाज में आ गया, जिस वजह से बांग्लादेश में बहुत मैसिव लेवल के ऊपर फ्लड्स देखने को मिले। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो कहानियां हैं पूरी तरह से मन घड़त कहानियां हैं। त्रिपुरा वाले डैम की वजह से बांग्लादेश के अंदर फ्लड्स नहीं आए हैं। पिछले दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है इस एरियाज के अंदर कि अगर हम बात करें, चाहे त्रिपुरा की बात करें या आप बात कर सकते हो बांग्लादेश की, वहां पर इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से ही ये पूरा फ्लडिंग का सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो डैम की मैं बात कर रहा हूँ, दिस नेम इज डुम्बुर डैम। ये बॉर्डर से काफी दूर लोकेटेड है, लगभग 120 किलोमीटर आपको दूर देखने को मिल जाएगा। और ये एक लो हाइट डैम है जिसके माध्यम से पावर को जनरेट किया जाता है। राइट। और साथ साथ बांग्लादेश भी इस यहाँ से पावर ड्रॉ करता है। पर ये कहना कि यहाँ पर डैम्स के गेट खोल दिए गए थे जिस वजह से फ्लड आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने आप में इनकरेक्ट है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 23 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू जन पोषण केंद्र। देखो, आप लोगों ने राशन की दुकानें देखी होंगी, राशन शॉप्स कह लो, या फिर आप लोग इनको फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस शॉप्स के नाम से भी जानते होंगे। अब सरकार के द्वारा यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत क्या होगा, आपकी 60 एफपीएस यानी कि 60 फेयर प्राइस शॉप्स को रीनेम किया जाएगा। उनका नया नाम क्या रखा जाएगा? उनका नया नाम होगा जन पोषण केंद्र। और ये अभी के लिए क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है तो कुछ एक स्टेट जैसे आपका गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, यहाँ पर अभी के लिए रन किया जाएगा। ठीक है। पर आप पूछेंगे सर नाम बदलने में हो क्या जाता है? जैसे शेक्सपियर कह के गए हैं कि नाम में क्या रखा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, नाम बदलने के साथ ना यहाँ पर कुछ एक चीजें और बदलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन फेयर प्राइस शॉप के जो डीलर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। पता है क्यों? देखो, पहले तो क्या था, सिर्फ कुछ एक राशन ही वो रखते थे। अब यहाँ पर ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो रख पाएंगे। जैसे आपका न्यूट्रिशन फूड हो गया, हाउस होल्ड आइटम हो गया, तो एक तरह से उनकी यहाँ पे इनकम बढ़ जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम नए नए बिजनेस ऑप्शन उनके लिए खुल जाएंगे। रात साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, इसके अलावा फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट भी यहाँ पर अपने जो डीलर्स हैं उनको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट होगा जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यहाँ पे देंगी डीलर्स को। आपका सिड भी होगा जो कहीं ना कहीं आसानी से क्रेडिट दे पाएगा। तो एक तरह से डीलर्स भी अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे। बाकी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होने की वजह से फूड एक्सेस मिल पाएगा, अफोर्डेबल प्राइसेस यहाँ पे, वो सारी चीज़ तो चलती ही रहेंगी। उसके अलावा ये एडिशनल चीज़ें हो रही हैं, समझ रहे हो, कि यहाँ पर आपका लो प्राइसेस के ऊपर हेल्दी फूड तो मिलेगा मिलेगा, बाकी जो चीज़ें होंगी ना वो एक्स्ट्रा होंगी। एक्स्ट्रा कितनी रख सकते हैं? यहाँ पर 50% न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स रखनी है। बाकी की जो स्पेस होगी वो अकॉर्डिंगली हाउस होल्ड एसेंशियल्स के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लो अगर आपकी दुकान है ना, तो 50% तो आपने वही करना है जो पहले कर रहे थे। बाकी वाली जगह के अंदर ना आप कुछ एक एडिशनल चीजें आप हाउस होल्ड आइटम्स को यहाँ पर रख पाओगे तो डेफिनेटली इनकी इनकम यहाँ पे बढ़ जाएगी। बाकी देखो, फूड सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर हम डिजिटलाइजेशन लेकर आएंगे, वेस्टेज को कम करेंगे। राइट। एंड इसके साथ साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन को भी यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश होगी। लोकल बिजनेस में यहाँ पे काफी हद तक एम्पावर हो पाएंगे। तो दिस वाज द फोकस ऑफ जन पोषण केंद्र। इसका ओवरऑल इनिशिएटिव जो था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर नोटिस करोगे गवर्नमेंट ने कुछ और भी नए टूल्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। जैसे एक है आपका फेयर प्राइस शॉप सहाय ऐप। एफपीएस तो समझ गए ना आप लोग, फेयर प्राइस शॉप। उनके लिए यहाँ पे जो आपके डीलर्स होते हैं उनके लिए पेपरलेस फाइनेंसिंग ऑप्शन हो पाए, इसके लिए ये ऐप है। मैंने आप लोगों को डिस्कस किया ना कि किस तरह से जो सिडबी होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कहीं ना कहीं आसान सी से क्रेडिट कैसे मिल पाए यहाँ पर डीलर्स को, दैट इज द फोकस। इसके अलावा मेरा राशन ऐप 2.0। अब ये वाली जो ऐप है ये कंज्यूमर्स के लिए है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी पूरी पीडीएस के बारे में। एंड उसके अलावा क्वालिटी सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए, राइट, आपकी लेबोरेटरीज हो गया उनका एक्रेडिटेशन इंश्योर करने के लिए ताकि प्रॉपर क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो।
वो सब चीजें, नए इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। राइट, पीडीएस के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे। पीडीएस से पूरा पूरा जो प्रोसेस आता है ना, वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। यहाँ पर जो भी आपके एसेंशियल फूड आइटम्स है, जैसे आपका वीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये आपको एफपीएस शॉप्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट्स का रोल रहता है, क्योंकि आप नोटिस करो जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के गोडाउन्स वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा स्टोरेज हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मैनेज करती है। तो ये पूरा मुद्दा था जन पोषण केंद्र के बारे में। ध्यान रखना अभी के लिए पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो अकॉर्डिंगली इसको और स्टेट्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइस एक्सेलेरेटर के रिगार्डिंग। अब ये क्या मुद्दा है, देखो एक्चुअली आप नोटिस करो, आज के समय ना हमने 4 मेजर चीजें आइडेंटिफाई करी हैं। पहला है आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका क्लीन एनर्जी, तीसरा आपका सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, चौथा है आपका क्लाइमेट स्मार्ट मोबिलिटी। देखो चारों जो फोकस एरियाज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, तो डेफिनेटली आप नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से हमारे जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, प्लस एट द सेम टाइम ये इंश्योर करना कि इस सेक्टर के अंदर कंप्लीट रेजिलियंस हो, एंड अकॉर्डिंगली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको कहीं ना कहीं कम कर पाना, वाइल इंश्योरिंग द प्रिंसिपल ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ये पहले क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का रोल रहता है। उसके अलावा क्लीन एनर्जी आप जानते होंगे, आपके ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, प्लस एट द सेम टाइम हमारी मोबिलिटी वगैरह को भी हमने इंश्योर करना है। राइट, ग्रीन एनर्जी हो गया, नई नई चीजें आ रही है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब चीजें हो गया। प्लस आपका सर्कुलर इकोनॉमी, आपका रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज हो गया, रेदर देन गोइंग फॉर द लीनियर इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं कि आपने टेक यूज मेक जो मॉडल होता है उसकी जगह के ऊपर हम यहाँ पर एक तरह का सर्कुलर इकोनॉमी बनाएं, जहां पर आपका रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये सब चीजें हो पाए। एंड लास्टली आपका क्लाइमेट स्मार्ट मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हम ये चीज इंश्योर करना चाहते हैं। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर क्या हुआ, 2023 में साथ आए थे, किस चीज के अंतर्गत, आपके इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइस एक्सेलेरेटर के अंदर। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि राइस एक्सेलेरेटर के अंदर हो क्या रहा है। राइस एक्सेलेरेटर के माध्यम से ना हम यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स हो गया, एमएसएमईज हो गया, इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि नए नए जो न्यू मार्केट्स हैं वहां पर टेक्नोलॉजीज को हम और बेहतर सहायता दे पाएं, उनको ग्रांट्स वगैरह इंश्योर कर पाएं, उनको प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएं, इनके स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को। दैट इज द फोकस। तो भारत की तरफ से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी जो है CSIRO, ये यहाँ पर मिलकर इस प्रोग्राम को लीड कर रही है। यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे जो राइस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन। राइट, इसी वर्ड से ही ना आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस डायरेक्शन में ये यहाँ पर राइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहोर्ट के लिए। राइट, इसके माध्यम से आपके स्टार्टअप्स और बेहतर कर पाएंगे इस सिस्टम के अंदर। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर एक नए कोहोर्ट के अंदर आपके 10 से 15 स्टार्टअप्स या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया से। इनको यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 9 महीने का ये ओवरऑल प्रोग्राम होगा, जो कि 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका डिस्कवरी फेज, जहां पर जो ई लर्निंग होगी लोगों की, प्लस एट द सेम टाइम इन पर्सन ट्रैवल होगा विद इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, वहां पे जाके सीखेंगे। साथ ही साथ फिर पायलट फेज होगा, जहां पर ना टेक्नोलॉजी या सोल्यूशन को डेमोस्ट्रेट किया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा काम चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ग्रांट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। अप टू $75,000 मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर भारतीय संस्थाओं के लिए यहाँ पे 45 लाख रुपया यहाँ पे ग्रांट के फॉर्म में दिया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोचिंग भी होगी, कनेक्शंस भी होंगे यहाँ पे, तो अच्छे से ये काम किया जा सकता है। बाकी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तो आप जानते होंगे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था कि किस तरह से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंश्योर करता है कि सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकम बढ़े, प्लस एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज और वेरिएबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो रेजिलियंस है वो इंक्रीज होनी चाहिए। प्लस क्लाइमेट चेंज के ऊपर एग्रीकल्चर का नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए। ये सारी चीजें आपके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही जाती हैं। यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये सारे पिलर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेसेसरी बन जाते हैं इस चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली FAO के द्वारा अगर मैं बात करूं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, उन्हें 5 पॉइंट एक्शंस बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस बेस इसका इंक्रीज करें, सपोर्ट करें इस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को, आपके नेशनल एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, फंडिंग अवेलेबल करवानी चाहिए, एंड फील्ड लेवल के ऊपर आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना चाहिए, तभी हम इस डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये जो राइस एक्सेलरेटर था ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसका आपको कंप्लीट आइडिया लग गया होगा।
अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो ओरांगुटन के रिगार्डिंग है। एक्चुअली में समझते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो, यह पिक्चर आपको ओरांगुटन की देखने को मिल जाएंगी। इनको दरअसल में मैन ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। पहले एक काम करते हैं, ओरांगुटन के बारे में समझ लेते हैं, फिर एक दो कारण थे जिस वजह से न्यूज में था उनको भी समझ लेंगे। मैन ऑफ द फॉरेस्ट इनको यहाँ पे बोला जाता है, जैसे मैं आपको बताया। अब यहाँ पर ये जो आपके ओरांगुटन है, दीज आर द एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ ग्रेट एप्स। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जैसे आपका गोरिल्ला होता है, चिंपैंजी होता है, कॉमन चिंपैंजी होता है, राइट। तो ओरेंगुटन ना एक्चुअली ह्यूमंस के साथ काफी क्लोज रिलेटेड है। थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग गया होगा, राइट। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे, हालांकि 97% ये डीएनए शेयर करते हैं, पर इनमें से ना बाकियों के कंपैरिजन में ये लीस्ट क्लोज रिलेटेड है ह्यूमंस के, ठीक है ना। हमारे साथ रिलेटेड जरूर है, पर बाकियों के कंपैरिजन में जो ग्रेट एप्स के साथ जो लिंक्ड है उनमें से लीस्ट कनेक्टेड है ह्यूमंस के साथ। बाकी ये आर्बोरियल मैमल्स होते हैं, यानी कि ये ज्यादातर आपको ट्रीज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इसको यहाँ पे पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। प्लस ये अकेले रहना थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। इसके साथ साथ फॉरेस्ट कैनोपी में सोना, वहीं पे फ्रूट्स को खाना इनको यहाँ पे पसंद होता है। इसके अलावा ये आप नोटिस कर पाओगे, दिन के टाइम आपको रेस्ट करते हैं एंड ये नेस्ट बनाते हैं, मतलब एंड टू रात के समय सोते हैं, दिन के समय यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब इनके बारे में ना कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे एक तो चलो मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इसने अपने आप को सेल्फ फील किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर बाकी और पॉइंटर्स आप नोटिस करो, जैसे इनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो बहुत तेजी से ये सॉल्व कर सकते हैं। इनकी जो उम्र होती है 50 साल तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फीमेल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं फर्स्टली बिटवीन 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज, फिर 5 साल के बाद एक बार जन्म देते हैं। एंड इस तरह से नॉर्मली जो बच्चों के बीच में, बेबीज के बीच में इंटरवल होता है वो 5 से 10 साल का हो सकता है। बाकी साथ ही साथ ना अगर हम बात करें इनकी कैटेगरीज की, तो 3 तरह के ओरांगुटन हमें देखने को मिलते हैं। एक है सुमात्रन ओरांगुटन, बॉर्नियन ओरांगुटन और तैपनोली ओरांगुटन, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जो सुमात्रन ओरांगुटन होते हैं ना, इनके जो फेस के ऊपर हेयर होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बॉर्नियन एंड सुमात्रन स्पीशीज, इनके यहाँ पे शैगी रेडिश फर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं आपको पता होने चाहिए, और इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात तो हमें थोड़ी बहुत पहले भी पता थी, अब थोड़ा और क्लियर होगी। अब यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम क्या दिया है, टॉपिक का नाम दिया है मलेशिया ट्वीक्ड ओरेंगुटन डिप्लोमेसी। अब ये क्या मुद्दा है, देखो आप लोगों ने ना शायद एक नाम सुना होगा पांडा डिप्लोमेसी के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है ना, चाइना बाकी देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए वहां पर पैंडास को गिफ्ट देता है या लोन के ऊपर देता है। समझ पाए हो, मान लो चाइना को किसी देश के साथ रिश्ता बढ़िया करना है तो वहां पर वो पांडास को गिफ्ट कर देगा। एक्चुअली पांडा ना चाइना के लिए एक सॉफ्ट पावर का एक सोर्स देखने को मिलता है, एंड ये एक चाइना का एम्बलम की तरह इसको यहाँ पे जाना जाता है। हालांकि ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप 618 सीई के आसपास 7th 8th सेंचुरी में भी जाओगे ना, वहां पर भी जो टैंग डायनेस्टी थी वहां पर भी ये प्रैक्टिस तब से ही यहाँ पे चली आ रही है। ठीक है, अब इसी चीज से सीखते हुए यहाँ पर मलेशिया ने सोचा यार हम भी एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी कंट्रीज पाम ऑयल खरीदती हैं, बिल्कुल। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं कि हम ना ओरेंगुटन को गिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा चाइना करते हैं ना पांडा डिप्लोमेसी के अंतर्गत, वैसे इन्होंने सोचा कि हम भी ओरेंगुटन डिप्लोमेसी करते हैं। प्लस साथ ही साथ एक्चुअल में क्या है ना, पाम ऑयल का प्रोडक्शन मलेशिया में बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनका ये प्रपोजल ये था कि जो जो कंट्रीज हमसे मलेशियन पाम ऑयल खरीद रही है ना, हम उनको ओरेंगुटन गिफ्ट कर देंगे। इसके साथ साथ कोशिश ये थी, यहाँ पर ना मलेशिया के ऊपर एक्विजिशन ये लगाए जा रहे थे कि भाई आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेते हो। तो इन्होंने मलेशिया ने ये सोचा कि यार अच्छा, अगर ऐसा हमारे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अगर यहाँ पर ओरांगुटन्स बाकी देशों को गिफ्ट करेंगे तो अच्छे संबंध बनते रहेंगे। पर अब यहाँ जाकर ना इन्होंने यहाँ पर प्लान में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, इन्होंने ट्वीक कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है, इन्होंने बोला कि नहीं, हम ओरांगुटन अब गिफ्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे दूसरे देशों को, हम दूसरे देशों को ये बोलेंगे कि आप एक काम करो, हमारे देश में जैसे ओरांगुटन है ना, आप एक काम करो, आप इनको स्पॉन्सर कर सकते हो। हम इनको दूसरे देश नहीं भेज रहे, नहीं, पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहाँ पर इन पर्टिकुलर ओरांगुटन को स्पॉन्सर करोगे, एंड स्पॉन्सर करने से साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्व रहेगी। तो इस तरह से मलेशिया ने अपनी ओरांगुटन पॉलिसी को या डिप्लोमेसी को थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये चीज अभी न्यूज में थी। ठीक है सर, ओरांगुटन हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो करते हो तो 2 महीने पहले मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन किया था। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर ना एक ओरांगुटन, मैंने अभी आपको बताया किस तरह से एक्सलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर है, इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। तो हुआ पता क्या था, 2 महीने पहले एक यहाँ पर आपको ओरांगुटन देखने को मिल रहा है,
इसके ना फेस के ऊपर इंजरी हो गई थी इस तरह से, ठीक है। तो इसने पता क्या किया, एक पत्ते होते हैं, मैं आपको उनका पत्तों का नाम भी बता दूंगा, उन लीव्स को इन्होंने यहाँ पे च्यू किया, ठीक है, उसका जूस निकाला और इस जूस को अपने फेस के ऊपर लगा दिया। कुछ टाइम के बाद ये पूरी तरह से इसका जो फेस था रिकवर कर गया। आप नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर एक लीव्स को यहाँ पे प्लग करा जाता है इनके द्वारा, एंड अकॉर्डिंगली फिर अपने आप को खुद को ट्रीट किया जाता है। ये एक्चुअली अगर हम बात करें, किसी भी आज तक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस को यूज नहीं किया जा गया था वाउंड को ट्रीट करने के लिए। इंसान तो कर लेते हैं पर यहाँ पर इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो ये जो आपके ओरांगुटन देख रहे हैं इनका नाम क्या है, राकूस, और ये सुमात्रन ओरांगुटन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मैं लीव्स की बात कर रहा था, ये नाम क्या है उनका, आकार क्यूनिंग, ठीक है। इनको यहाँ पे च्यू किया गया था, अकॉर्डिंगली यहाँ पे खुद को यहाँ पे इन्होंने रिकवर कर लिया था। बाकी आप नोटिस कर पाओगे नॉन ह्यूमंस के अंदर हमें बहुत ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स नहीं देखने को मिलते। हालांकि एक एग्जांपल देखने को मिला था गैबन के अंदर, जहां पर चिंपैंजी ग्रुप ने क्या किया था, इंसेक्ट्स को अपने घाव के ऊपर लगाया था, पर बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस का अभी तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं देखने को मिला था। और ये जो मैं आपको बात कर रहा था विद रिगार्ड्स टू वो लीव्स की, तो जो लीव्स हैं आपको अकर क्यूनिंग के, ये आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये प्लांट आपको चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया के और पार्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लांट की क्या होती है, एनल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एनल्जेसिक का अर्थ ये होता है जिससे आपका जो दर्द होता है, आपका जो पेन होता है वो कम हो जाता है। और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जैसे बुखार होता है तो बुखार को कम करने के लिए जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दोज आर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। बाकी आप नोटिस कर पाओगे कुछ लोकल कम्युनिटीज इसको मलेरिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट को। तो ये बातें हमने पिछले 2 महीने पहले भी डिस्कस करी थी, पर मैंने सोचा उसको भी आपको रिवाइज करवा ही देता हूँ। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वाटर स्पाउट के बारे में। देखो वाटर स्पाउट को दरअसल में हिंदी में वंडर के नाम से जाना जाता है। कई बार अगर आप किसी सीज में या ओशन में जाओगे ना, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऊपर यहाँ पे हमारे सामने बादल हैं और यहाँ पर हमारे पास समुद्र है, और ऐसा लगता है कि यार इसके माध्यम से ना, ये जो आप देख रहे हो पिलर्स टाइप्स के, इसके माध्यम से ना समुद्र एक तरह से, या ज्यादा शुरू से जो बादल हैं वो समुद्र का पानी एक तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज को बोला जाता है वाटर स्पाउट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वंडर के ही आपको ये छोटे भाई की तरह यहाँ पे इनको जाना जाता है। दिस आर नोन एज वीकर कजन ऑफ टॉर्नेडोस, ठीक है। तो अभी एक ऐसा वाटर स्पाउट हमें यहाँ पे देखने को मिला इटली के सिसिली जगह के ऊपर, ऑन द कोस्ट ऑफ सिसिली, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स ने बोला कि यहाँ पे ये सिसिली के अंदर जो पिछले टाइम्स के अंदर हमें वाटर स्पाउट देखने को मिला, इसकी वजह से एक पर्सन की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर आप बात करोगे तो ये जो आपके वाटर स्पाउट होते हैं जिनको मैंने वंडर का बात करी, तो एक लार्ज कॉलम होता है एयर और मिस्ट का, जो कि एक वाटर बॉडी के ऊपर रिट्रेट करता है, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा भी। तो यहाँ पर नॉर्मली ये 5 मिनट तक लास्ट करता है, कुछ मामले के अंदर ये 10 मिनट तक भी यहाँ पे रह सकता है। एवरेज वाटर स्पाउट की बात करें तो 165 फीट होता है डायामीटर का, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ। पर जो बड़े वाले आपको वाटर स्पाउट्स देखने को मिल जाते हैं ना, वहां पर ये नंबर जो होता है, इनकी जो विड्थ होती है वो बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है, यानी कि ना 1000 मीटर तक भी इनफेक्ट इनकी यहाँ पे हो सकती है जो आपकी डायमीटर की विड्थ है। प्लस एट द सेम टाइम विंड स्पीड जो होती हैं वो 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इनके फॉर्मेशन का देखो जो रीजन होता है ना, आपको ज्यादातर जो फॉर्मेशन होता है वो ज्यादातर आपको ट्रॉपिकल वाटर्स में ही देखने को मिलता है। हालांकि बाकी जगह पे भी अपियर कर जाएंगे, पर ज्यादातर ये जो कॉमन होते हैं ये आपको ट्रॉपिकल वाटर में ज्यादा कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। तब ज्यादा देखे जाते हैं जब मान लो ओशन टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उस समय इनके फॉर्मेशन के लिए ज्यादा कंडीशन सूटेबल बन जाती हैं। दो तरह के आपको टॉर्नेडोज या वाटर स्पाउट आपको देखने को मिल जाएंगे, एक है आपके टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट और दूसरे हैं फेयर वेदर वाटर स्पाउट। नाम में जैसे है ना, जैसे ये नाम क्या है टॉर्नेडिक, तो कहीं ना कहीं ये वो टॉर्नेडो ही होते हैं जो पानी के ऊपर फॉर्म होते हैं या फिर लैंड से पानी की तरफ मूव करते हैं, राइट। और जो मैं बात कर रहा था फेयर वेदर वाटर स्पाउट्स की, ये आपको कॉमन होते हैं, पर ये केवल और केवल आपको पानी के ऊपर फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। जो टॉर्नेडो वाले थे ना, ये पानी के ऊपर भी या आपके लैंड टू वाटर के ऊपर मूव होते हुए देखने को मिल जाएंगे, पर फेयर वेदर वाले ओनली ऑन वाटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कम डेंजरस होते हैं फेयर वेदर वाले, एंड यहाँ पर बहुत स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू टॉर्नेडिक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब पिछले कुछ सालों में पता क्या हुआ है, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम सिसिली की ही बात करें ना, तो इसका टेम्परेचर ही अगले 30 साल पहले का कंपैरिजन करें, उससे 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा बढ़ गया है। तो मैंने आपको बताया भी था, जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर होगा, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी होगी, तब कहीं ना कहीं इसके फॉर्मेशन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पर भी जो सिसिली के अंदर अभी वाटर स्पाउट आया, इसका कारण भी यही देखने को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है एनआरएमसी के बारे में, या रादर आई शुड से एमआरसीसी के बारे में, ठीक है।
न्यू मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। देखो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर MRCC को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई के अंदर। जैसा कि नाम में है ना, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो कल को मान लो जैसे कोई हमारे फिशरमैन है, कोई मैरिनर्स हैं, कोई फंस जाते हैं, उनके रेस्क्यू करने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम कौन देखेगा? वो MRCC मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ही देखेगा। यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, उसके साथ MRCC को यहाँ पे इक्विप किया गया है ताकि कोई भी दिक्कत हो अकॉर्डिंगली हम उसके साथ टैकल करने के लिए रेडी रहें। यहाँ पर 24/7 आपको डिस्ट्रेस अलर्ट्स को मॉनिटर करेगा, वेदर सिस्टम्स को यहाँ पे ऑपरेट करेगा एंड कोऑर्डिनेट करता रहेगा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड। ये हमने कल डिस्कस किया भी था या फिर परसों डिस्कस किया था इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। उनके साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहेगा ताकि सब लोगों की जो सेफ्टी है ना उसको इंश्योर किया जा पाए। तो लो ये तो एक बात थी MRCC के बारे में। उसके अलावा भी कुछ और इनॉग्रेशन हुई, जैसे फॉर एग्जांपल एक था रीजनल मैराइन पोल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर। इसको भी यहाँ पे चेन्नई के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। ये बात करेगा किसकी? मरीन पोल्यूशन की, कि मरीन पोल्यूशन के रिगार्डिंग हम कैसे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स के अंदर कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। उसके लिए आपका RMRPC या RMPRC रीजनल मैरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही साथ इनॉग्रेशन हुआ है कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव का पुडुचेरी के अंदर। यहाँ पर आपका चेतक हो गया और आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन आपको देखने को मिल जाएंगे ताकि कुछ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो, पेट्रोलिंग हो, वो बेहतर ढंग से करी जा पाए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें यहाँ पे जानने चाहिए थे। दोस्तों अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है वो है आपको लाइफ फाइक के बारे में। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा NFC के बारे में, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये भी आप आंसर मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था नैनो पार्टिकल्स के बारे में। देखो नैनो पार्टिकल्स का जो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि नैनो पार्टिकल्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो नैनो पार्टिकल हो सकते हैं वो आपके नेचुरल नैनो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके एंथ्रोपोजेनिक आपके नैनो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। एक्चुअल में नैनो पार्टिकल्स उन्हीं को बोला जाता है जिनका जो साइज होता है ना वो लेस देन 100 नैनोमीटर आपको देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत होगी। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज हो सकती हैं, दो स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। कल मैंने एक और होमवर्क दिया था आपको AR और VR के बीच में। देखो दरअसल में इस पिक्चर से आप समझने की कोशिश करना, ये है आपकी वर्चुअल रियलिटी और ये है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब मैं बात करता हूँ वर्चुअल रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी एक तरह से आपने आंखों के ऊपर एक चीज लगा ली, तो इससे पता क्या हो गया, पूरी तरह से जो इन्वायरमेंट हो गया वो सिमुलेटेड हो गया कंप्लीटली, और आपका जो एक्सटर्नल चीजें थी, आपका जो फिजिकल वर्ल्ड था वो पूरी तरह से बंद हो गया। समझ पा रहे हो? आपको कुछ भी बाहर का नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट। एक कंप्लीटली नया एक्सपीरियंस दिया जाता है वर्चुअल रियलिटी के अंदर। पर जब मैं बात करता हूँ आपके ऑगमेंटेड रियलिटी की, यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फिजिकल बिल्डिंग्स है और आपने मान लो मोबाइल ओपन कर लिया, तो मोबाइल ओपन करते समय ना आपको ये बिल्डिंग्स तो दिखेंगी, उसके साथ में कुछ और दिख जाएगा। जैसे आप लोगों ने पोकेमॉन गो गेम खेली होगी या नहीं खेली, आपने स्नैपचैट के फिल्टर तो यूज किए होंगे। वो स्नैपचैट के फिल्टर्स क्या होते हैं, आपकी फोटो के ऊपर एक तरह से फिल्टर लगाया जा रहा है। अब आपकी फोटो क्या है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने क्या कर दिया, आपने कुछ और वर्चुअल चीजों को या फिर इमेजेस को आपने उसके अंदर प्रोजेक्ट कर दिया। इस चीज को बोलते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब किस चीज को इंक्रीज करना, वर्चुअल मतलब कंप्लीटली एक तरह से आपका सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बन चुका है एंड फिजिकल एनवायरनमेंट को कंप्लीटली शट कर दिया गया है। ये पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर बात कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर एक जो फिजिकल वर्ल्ड होता है कंप्लीटली शट आउट हो जाता है, नहीं, ये आपका वर्चुअल रियलिटी के अंदर होता है। और जो बात करता है वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपके इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है, नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पहले दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज थे। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ बात कर रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट रहे एंड अपने एक्सपीरियंस को बेटर कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। VR के अंदर वर्ल्ड क्लोज हो जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म के अंदर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था मित्र शक्ति के बारे में, तो दरअसल में इंडिया एंड श्रीलंका इसका सही आंसर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें टेलियोमेर्स की, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। एपिडा की अगर हम बात करें ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं बल्कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो कल यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात करी थी, एक्चुअली वो थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया। वो पुणे के अंदर आपको पुरंदर तालुका देखने को मिलती है। तो डिस्ट्रिक्ट दरअसल में पुणे डिस्ट्रिक्ट है,
वो आपका जो पुरंदर है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो तालुका हमें देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट प्लीज अपने आप में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।